चलो ठीक है, आज की अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज़ का इश्यू है तो मेरे को बता दो अभी। आवाज़ प्रॉपरली आ रही है ना सभी को? हाँ सर, प्रॉपरली आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अपन E304 साइलेंट कर लीजिए आप प्लीज़। तो E304 है उस टॉपिक में अपन जो स्टार्ट किया था अपन ने, तो उसमें काफ़ी चीज़ें अपने कंप्लीट कर ली थी। और उसी में ही एक तो आपका जो डिज़ाइन ऑफ डीसी मशीन है वो चल रहा है, देन फिर इंडक्शन मशीन का, और फिर आपका जो अलार्म सर्किट है वो अपना टॉपिक है। तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड जितना भी रहेगा तो उसमें अपन इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो आई थिंक ये जो मैं आज का टॉपिक बता रहा हूँ उसके अंदर शायद मैंने 10 या 15% ऑलरेडी मैं क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी अपन थोड़ा रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे कैसे अपन ने पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा लिंक हो जाएगा। तो देखो, लास्ट क्लास तक जहाँ तक मेरे को याद है कि जो क्लासरूम में अपन ने स्टडी की थी उसके अंदर मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करवा दिए थे। उस न्यूमेरिकल करवाने के बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका चॉइस ऑफ डिज़ाइन पैरामीटर। चॉइस ऑफ डिज़ाइन पैरामीटर के अंदर क्या है कि आपके ये जो कंटेंट है चॉइस ऑफ डिज़ाइन पैरामीटर में, ये कंटेंट है, तो इस कंटेंट में क्या है कि सबसे पहले है कि आपका जो डिज़ाइन पैरामीटर है ये क्या है, ठीक है। उसके बाद में है कि चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। अपन ने ऑलरेडी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होती है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में पहले से ही बात कर चुके हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। उसके बाद में अपन इफेक्ट देखें कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल है, मैं उसका सारा बताऊंगा, आप नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसके अंदर यही है अपनी। और फिर उसके बाद में कि चॉइस ऑफ साइज ऑफ मशीन, यानी आपकी जो मशीन है डीसी मशीन है उसकी साइज पर कौन कौन सी जो फैक्टर्स है वो आपके इफेक्टिव है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को आप इंक्लूड करोगे तो साइज जो मशीन की है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में है कि चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के बारे में, मतलब अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को अपन कम ज़्यादा करेंगे तो आपके जो मशीन है उसकी डिज़ाइन पे या उसके कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर ये जो चीज़ें हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी चीज़ें में जब आगे आएगा तब तब मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे कैसे एग्जाम से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट है और कैसे वो क्वेश्चन इसके अंदर पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो कंटेंट है इसी के बारे में अपन बात करते हैं कि जो डिजाइन पैरामीटर है उस डिजाइन पैरामीटर के अंदर कौन कौन से आपके सब कंपोनेंट आते हैं या कौन कौन से सब पार्ट आते हैं। तो डिजाइन और पैरामीटर के अंदर सबसे पहला आता है आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, देन स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, फिर मैक्सिमम एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल है, देन साइज ऑफ मशीन है, और नंबर ऑफ पोल्स हैं, और नंबर ऑफ स्लॉट और फील्ड डिजाइन है। कहने का मतलब है कि इस डिजाइन पैरामीटर में ये चीज़ें मैं काफ़ी पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो मेरे 8 जो पॉइंट, इन 8 पॉइंट्स को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास के अंदर कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का के लिए अपने को डिजाइन पैरामीटर के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो आपके मैग्नेटिक लोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या किस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा मैक्सिमम एयर फ्लक्स डेंसिटी बारे में बात कर चुके हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल है इसके बारे में बात कर चुके हैं, आज भी अपन देखेंगे। और साइज ऑफ मशीन के ऊपर जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि आपका जो आउटपुट इक्वेशन है वो आपकी जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है उस पर डिपेंड करता है, उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग होती है उस पर डिपेंड करता है, और उस इसके अलावा डी स्क्वायर इंटू एल इस पर भी डिपेंड करता है। डी स्क्वायर इंटू एल, तो डी स्क्वायर अपना क्या था, डी स्क्वायर था, डी की वैल्यू थी आपकी कि आपका डायमीटर कितना है किसी भी उसका, जैसे मान लो कि ये आपकी एक डीसी मशीन है, उसके अंदर जस्ट 1 सेकेंड में आपको एक बार डायग्राम बना देता हूँ, देन क्लियर आ जाएगा आपको कि ये अगर आपकी कोई डीसी मशीन है, इस डीसी मशीन में ये आपकी लेंथ है, ये लेंथ है इतनी बड़ी, ये लेंथ है आपकी, और इसके अलावा जो डायमीटर है ये आपका डायमीटर क्या है, आपका ये वाला डायमीटर है। ये मैं डायग्राम ऑलरेडी क्लास के अंदर बना चुका हूँ, आप अपनी रजिस्टर जो उसमें भी आपने नोट्स बनाएंगे उसके अंदर इसको देख सकते हो। तो डी स्क्वायर एल पे डिपेंड करता है, तो ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो चीज़ें हैं कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है और इन सब चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि ये जो टॉपिक है जिसके अंदर पहला पॉइंट आपका डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन पैरामीटर में कौन कौन से होते हैं वो अपन ने देख लिए। उसके बाद में है कि चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, यानी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग किन किन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर आप बढ़ाते हो
मैं ये मान के चलता हूँ कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग मैंने बढ़ाई है। यानी कहने का मतलब है कि इस चीज़ का स्टडी करने का पर्पज ये है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कम या ज़्यादा करोगे तो आपके आपके ओवरऑल जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है या ओवरऑल मशीन का जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या इफेक्ट आपका आएगा। तो आपने क्या किया, सपोज करो कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है उसकी वैल्यू को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मान लो कि आप ये मान के चलो कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आपकी बढ़ गई। अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो फ्लक्स डेंसिटी है टीथ के अंदर, क्योंकि आपके स्लॉट होंगे, टीथ होगी, इस स्लॉट और टीथ के मतलब पूरी ओवरऑल मशीन के अंदर अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आप इंक्रीज करते हो तो जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो फील्ड का एमएमएफ है यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, लास्ट ईयर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर जो करंट होती है वो की वही वैल्यू या वो का वो इक्विवेलेंट होता है आपके फ्लक्स के। इधर आपका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एमएमएफ। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है वो का वही आपका मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस होता है। तो फील्ड एमएमएफ, एमएमएफ का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगर फ्लक्स डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी आपका इंक्रीज होगा। किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आपने इंक्रीज की है तो सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी, और फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो इंक्रीज होगा। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स डेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यह समानुपाती है। ठीक है, अगर आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स बस बढ़ता है तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। आपने लास्ट ईयर भी मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में अपने पढ़ा था, जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ट्रांसफार्मर में एक करंट थी नो लोड करंट, और नो लोड करंट के बाद में उसके दो कंपोनेंट थे आपके नो लोड करंट के। जस्ट 1 सेकेंड, अजय कसवानी जिंदा लोपी। ओके, तो लास्ट में मैंने बताया था कि आपका जो नो लोड है कंपोनेंट, नो लोड कंपोनेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है आपका कोर लॉस होता है और दूसरा होता है आपका जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट का कंपोनेंट होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होता है। तो या इस साल भी आपने E306 में पढ़ा है कि इंडक्शन मशीन होती है, उसके अंदर एक मैग्नेटाइजिंग करंट होती है और एक करंट वो होती है जो कि आपके लिए कोर लॉस या आयरन लॉस देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अगर बढ़ा है, एमएमएफ की वैल्यू अगर बढ़ी है तो आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू बढ़ती है तो आपका जो कोर लॉस कंपोनेंट है, कोर लॉस कंपोनेंट का मतलब उसमें आयरन लॉस और आयरन लॉस, कोर लॉस बेसिकली आयरन लॉस होते हैं और आयरन लॉस में भी अपने दो लॉस हो जाते हैं, एक एडी करंट लॉस होते हैं और एक स्टेरिसिस लॉसेज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ती है, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का आपका सिस्टम पर या आपकी मशीन पे इफेक्ट क्या होगा। अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ाते हो तो सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से आपका फील्ड का एमएमएफ या मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ेगा, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी, और मैग्नेटाइजिंग अगर करंट बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, कोर लॉस भी बढ़ेगा, क्योंकि कोर लॉस क्या होता है, आपके फ्लक्स डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने के उतने आपके कोर लॉस होंगे। कोर लॉस का मतलब स्टेरिसिस और आपके एडी करंट लॉसेज भी आपके बढ़ेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि लॉसेज जिस सिस्टम में जितने ज़्यादा होंगे, मशीन के अंदर जितने ज़्यादा लॉसेज होंगे उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि लॉसेज हैं वो किसमें, बेसिकली एक हीट में ही तो प्रोड्यूस होते हैं। कॉपर लॉस है वो भी एक हीट का ही फॉर्म है, आयरन या एडी करंट लॉसेज है वो भी अपन हीट का ही है। जैसे कि अगर कोई मशीन रन कर रही है, अगर उसके ऊपर रोटर के हाथ लगाते हैं तो अपने को थोड़ा सा हीटिंग फील होती है, मतलब थोड़ा टेम्परेचर उसका राइज हुआ फील होता है। तो बेसिकली लॉस जितने ज़्यादा होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके टेम्परेचर राइज उतना ही ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि लॉस जितना ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी, क्योंकि एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। और आउटपुट अपॉन इनपुट के अंदर जो आउटपुट है वो तो आपको जो मिल रहा है वो है, और इनपुट में क्या होगा, आपका इनपुट को अपन लिख सकते हैं आउटपुट प्लस में लॉसेज, आउटपुट प्लस में लॉसेज। और लॉसेज जितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि लॉस जो पार्ट है वो आपका क्या है, नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है, मतलब हर के पार्ट में। तो लॉस जितना ज़्यादा होगा उतनी की उतनी उसकी एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर आप बढ़ाते हो तो आपकी फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी,
फील्ड का एमएमएफ इंक्रीज होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगी, लेकिन आपका कोर लॉस है वो भी इंक्रीज होगा, और कोर लॉस इंक्रीज से टेम्परेचर आपका बढ़ेगा और एफिशिएंसी कम होगी। इसलिए अपन ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये बात आई कि सर इसका एग्जाम से क्या रिलेशन है, तो एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि जैसे मान लो कि आपके 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, उस 4 नंबर के क्वेश्चन में ये दे दिया कि अगर आप स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कम या ज़्यादा करते हो तो आपकी मशीन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो मैंने इंक्रीज़ करने वाला तो कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर आप इंक्रीज़ करते हो तब तो ये आपके वो इंक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी, एमएमएफ इंक्रीज होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगी, कोर लॉस इंक्रीज होगा। और अगर आप स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कम करते हो तो आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी, फील्ड एमएमएफ है वो भी कम हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी कम हो जाएगी, कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस लॉसेज है वो भी कम हो जाएंगे, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का आपके मशीन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर वो बोलता है कि अब इफेक्ट के अंदर आप उसको दोनों तरीके से समझा सकते हो कि अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें होंगी, और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को अगर कम करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है, 4 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरीके से। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज़ हुई है। अब देखो ये चीज़ तो मैंने, इसका मतलब आपने डिजाइन पैरामीटर में कौन कौन से हैं, डिजाइन पैरामीटर में मैंने बता ही दिया था कि ये 8 कंपोनेंट आपके स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, इसके अलावा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल लोडिंग है, और ये सारे 8 पॉइंट हैं। उसके बाद सेकंड अपना पॉइंट था कि चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में अपन बात कर लिए कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कम करेंगे तो अपना क्या होगा। तीसरी चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल, कि अगर फ्लक्स रिवर्सल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा करते हैं तो अपना क्या इफेक्ट आएगा। तो अपन तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल। अगर मान लो फ्लक्स रिवर्सल का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो या कम करते हो, यही मतलब है। तो देखो एट ए गिवन स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग व्हेन फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मान लो कि आपको ये बोल दिया कि जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है वो आपकी कांस्टेंट है, और उसके ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो आपके जो ओवरऑल कोर लॉस है वो आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कोर लॉस में 2 कंपोनेंट होते हैं। कोर लॉस में क्या होते हैं, आपके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट क्या है कि स्टेरिसिस लॉस होता है, और दूसरा होता है आपका एडी करंट लॉस। 2 कंपोनेंट होते हैं आपके, एक होता है स्टेरिसिस लॉसेज और एक होता है एडी करंट। तो स्टेरिसिस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होते हैं, और वो किसके होते हैं, उसके समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, तो आपके जो एडी करंट लॉसेज हैं वो भी इंक्रीज होंगे, और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो आपके जो स्टेरिसिस लॉसेज हैं वो भी इंक्रीज होंगे। अगर आपके एडी करंट लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेरिसिस लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एडी प्लस स्टेरिसिस लॉसेज नेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, और नेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका कोर लॉस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कोर लॉस क्या हो रहे हैं, आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि अगर कोर लॉस आपके इंक्रीज होंगे तो क्या होगी, आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, कि हमें क्या करना है, ये पूछ सकता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते हो किसी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पर तो सिस्टम पर या किसी मशीन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो अपन बता सकते हैं कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो हिस्टैरिसीस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज दोनों के दोनों मेरे इंक्रीज होंगे, और दोनों इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, मेरा ओवरऑल जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुई बात डिजाइन पैरामीटर की, चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग हो गई, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल हो गई। अब फोर्थ पॉइंट आता है आपका चॉइस ऑफ साइज ऑफ मशीन की। जो मशीन की साइज है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करती है, कि किसी मशीन की अगर साइज है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और कैसे कैसे वो क्या क्या चीज़ें होती है वो देखते हैं। देखो ये ऑलरेडी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो आउटपुट इक्वेशन होती है, आपकी आउटपुट इक्वेशन होती है, वो आउटपुट इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने पूरा डेराइव करवाया था आपको, सी नोट इंटू डी स्क्वायर एल इंटू एन, जिसमें सी नोट क्या है आपका आउटपुट कोफिशियंट है, डी स्क्वायर, डी क्या है आपका डायमीटर है, एल क्या है उसकी कोर की लेंथ है, और एन है आपकी स्पीड किसके अंदर, आरपीएस के अंदर। स्पीड किसके अंदर, आपकी आरपीएस के अंदर, न कि आरपीएम के अंदर। मैंने पूरा आपको डेरिवेशन बताया, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, देख लेना। और सी नोट क्या है, सी नोट आता है बी एवरेज माइनस ए सी इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻3, जिसमें बी एवरेज क्या है आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, और एस सी क्या है आपका, एस सी है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग।
पाई स्क्वायर तो आपको पता है 3.14 का स्क्वायर है, तो ये सी नोट की वैल्यू है। ये सारा मैंने डेरिवेशन करवा रखा है। तो अगर इस इक्वेशन से अगर बात करें पी ए इक्वल टू सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन किलो वाट, इस इक्वेशन से बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो डी स्क्वायर एल है, डी स्क्वायर एल का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम। बेसिकली कोई भी मशीन है उसका वॉल्यूम वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/c0 इंटू एन। कहने का मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर एल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी नोट इंटू एन के। तो अब अपन देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली डी स्क्वायर एल है, क्योंकि अपन मशीन की साइज़ के बारे में बात करें, मशीन की साइज़ के बारे में बात करने का मतलब क्या है कि बेसिकली अपन बात करें या तो उसके डायमीटर की या उसके लेंथ की, क्योंकि किसी भी मशीन की साइज़ को आप या तो कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो, या तो उसके डायमीटर को कम करो या डायमीटर को बढ़ाओ, या उसकी लेंथ को कम करो या उसकी लेंथ को बढ़ाओ। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मशीन की साइज़ है वो डिपेंड करती है उसके डायमीटर पे और उसके लेंथ पे। और अभी अपन ने देखा कि डायमीटर और लेंथ है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं आपके, वो डिपेंड कर रहे हैं आपके एक तो आउटपुट कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहे हैं। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, अगर मशीन की स्पीड अगर मैंने इंक्रीज़ की, तो स्पीड अगर इंक्रीज़ की तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं एन की वैल्यू मतलब स्पीड को अगर बढ़ा रहा हूँ, स्पीड को बढ़ाने का मतलब क्या है कि डी स्क्वायर एल की वैल्यू क्या होगी, मेरी कम होगी। और डी स्क्वायर एल की वैल्यू कम होने का मतलब मैंने अभी बताया था कि किसी मशीन की अगर साइज को रिड्यूस करना है तो या तो उसको डायमीटर को रिड्यूस करो या उसकी लेंथ को रिड्यूस करो। यहाँ पे डी स्क्वायर एल की वैल्यू ही रिड्यूस हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आउटपुट सेम है तो अगर मशीन विद ग्रेटर स्पीड हैव स्मॉलर साइज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डी स्क्वायर एल की वैल्यू कम होगी, और डी स्क्वायर एल की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि मशीन की जो ओवरऑल साइज है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात हुई एक बात। अगर मैं मान लो मशीन की स्पीड को मैं कम करता हूँ, अगर मशीन की स्पीड को कम करता हूँ तो जो डी स्क्वायर एल की वैल्यू है वो मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डी स्क्वायर एल की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मशीन की जो ओवरऑल साइज है वो मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से मशीन की स्पीड को कम या ज़्यादा करके अपन मशीन की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए ही आप देखना कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसकी जो साइज होती है वो आपकी क्या होती है, कम होती है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, अगर देखा होगा कि जो अगर घर पे अगर मिक्सी की बात करो आप, ठीक है, अपन जो नॉर्मली मिक्सी यूज करते हैं घर के अंदर, और एक अपन डीसी मशीन, आपने लास्ट प्रैक्टिकल्स देखे हैं तो डीसी मशीन की स्पीड है, तो आपने मिक्सी की स्पीड को देखो बहुत तेज़ तरीके से घूमती है वो, क्योंकि उसकी साइज़ रिड्यूस है, साइज़ बहुत कम है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और जितनी बड़ी साइज़ की होगी वो जो डीसी मशीन आपने लेबोरेटरी में देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उनकी जो साइज़ होगी वो बड़ी होती है, तो उनकी स्पीड होती है वो 1500 आरपीएम या मैक्सिमम 2000 आरपीएम तक होती है। और अगर आप घर में जो मिक्सी है उसकी स्पीड 10,000 आरपीएम और इसके अप्रॉक्सीमेट होती है। एग्जैक्टली फिगर तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जो मिक्सी अपनी जो घर में अपन यूज करते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, तो वो मोर देन 1500 ही मिलेगी, मतलब 1500 आरपीएम से ज़्यादा ही मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसकी साइज़ कम होती है, और जिसकी स्पीड कम होगी उसकी साइज़ आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ हुई कि आपकी मशीन की साइज़ पे क्या डिपेंड करता है, स्पीड का। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि हायर आउटपुट कोफिशिएंट अगर लेते हैं, देखो, हाँ, पहला तो एक फैक्टर क्या हो गया आपका कि एन पे डिपेंड हो गया स्पीड के ऊपर। दूसरा फैक्टर क्या है, सी नोट। अब देखो, अगर आपने सी नोट की वैल्यू बढ़ाई, सी नोट बढ़ाने का मतलब क्या, आउटपुट कोफिशिएंट को अगर बढ़ाया है तो डी स्क्वायर एल की वैल्यू अगेन क्या होगी आपकी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन की साइज अगेन क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो सी नोट बढ़ाने पर इस मशीन की साइज की वैल्यू कम होगी, मशीन की साइज रिड्यूस होगी। और अगर सी नोट की वैल्यू को आप कम करते हो, सी नोट की वैल्यू कम करते हो, तो जो डी स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होगी। डी स्क्वायर एल की वैल्यू इंक्रीज हो, अभी मैंने बताया था कि किसी भी मशीन की साइज है वो किस किस पे डिपेंड करती है, उसके डायमीटर पे और उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से सी नोट का भी क्या इफेक्ट होगा कि सी नोट की वैल्यू अगर कम करोगे तो मशीन की साइज बढ़ेगी, और सी नोट की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो क्या होगी, मशीन की साइज आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि सी नोट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो। देखो, मशीन की स्पीड है वो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे जनरेटर है तो जनरेटर में आपने एक्सटर्नल प्राइम मूवर है उससे अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन सी नोट किससे बढ़ेगा, सी नोट अभी देखो आप कि एक फॉर्मूला अपना सी नोट का ये है कि जो आउटपुट कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग।
अगर आप बी एवरेज को बढ़ाओगे, मतलब स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को अगर बढ़ाओगे, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को बढ़ाओगे तो आपकी सी नोट की वैल्यू क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। सी नोट की वैल्यू क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को अगर आप बढ़ाओगे, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ाओगे तो भी जो आपकी सी नोट है उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो सी नोट बढ़ाने का तरीका क्या क्या है, या तो आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को बढ़ाओ या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को बढ़ाओ। अगर आपको आउटपुट कोफिशिएंट को कम करना है तो आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को कम करना पड़ेगा और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को भी आपको कम करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक देखो, सी नोट को कम ज़्यादा करके आप उसकी साइज को रिड्यूस कर सकते हो, सी नोट को कम ज़्यादा करके साइज को रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर सी नोट को रिड्यूस या कम ज़्यादा करना है, मतलब सी नोट है उसको अगर रिड्यूस करना है या उसको इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि साइज डिपेंड करती है सी नोट पे और सी नोट डिपेंड करता है आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पर। तो ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी साइज जो मशीन है उसकी साइज दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है। एक उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है, दूसरे उसके आउटपुट कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। अगर स्पीड को कम करोगे तो साइज बढ़ेगी और अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो साइज आपकी कम होगी। सी नोट को कम करोगे तो साइज बढ़ेगी, सी नोट की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइज कम होगी। और सी नोट को कम या ज़्यादा करने का तरीका क्या है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को अगर दोनों को बढ़ाओगे तो सी नोट बढ़ेगा, दोनों को कम करोगे तो सी नोट आपका कम होगा। तो इस तरीके से चॉइस ऑफ साइज ऑफ मशीन भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि साइज ऑफ मशीन है, किसी साइज ऑफ मशीन में साइज ऑफ डीसी मशीन की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि डीसी मशीन ही पढ़ रहे हैं अपन, डीसी मशीन का जो पैरामीटर है सारे उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इन इन चीज़ों पे अगर इसकी साइज़ की बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और कैसे कैसे डिपेंड करती है, तो ये भी आपका एग्जाम में 4 या 5 नंबर में पूछ सकता है कि चॉइस ऑफ साइज ऑफ मशीन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, या उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दो या एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है और आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको कुछ लिख सकते हो। लास्ट के अंदर आपका एक जो टॉपिक बच जाता है वो है चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। देखो अपन ने सारा कवर कर लिया है। डिजाइन पैरामीटर अपन ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, इलेक्ट्रिकल लोडिंग, मैक्सिमम एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या, बी मैक्सिमम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल, साइज ऑफ मशीन, इनके बारे में अपन नंबर ऑफ पोल्स या स्लॉट के बारे में आगे आएगा। फिर अपन ने चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लोडिंग पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी का क्या डिपेंड करता है वो भी अपन ने पढ़ लिया, चॉइस ऑफ साइज ऑफ मशीन पढ़ ली। अब लास्ट है चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग में क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे अपने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की बात की थी कि मैग्नेटिक लोडिंग बनने पे आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से आपका एमएमएफ बढ़ेगा, एमएमएफ बढ़ने से आपके कोर लॉसेज इंक्रीज होंगे, कोर लॉस इंक्रीज होने से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और कोर लॉस इंक्रीज से आपकी एफिशिएंसी कम होगी। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूँ कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग मानो मैंने इंक्रीज कर दी, एसी क्या है बेसिकली स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग का सिंबल है। अगर आपने इसको इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, आपका आउटपुट पावर इंक्रीज होगी, क्योंकि पी ए डिपेंड किस किस पे करता है, अभी फॉर्मूला देखा आपने, पी ए या आउटपुट पावर डिपेंड करती है आपकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग पे, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे, और पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये, तो आउटपुट पावर अगर इंक्रीज होगी तो आउटपुट पावर इंक्रीज हो तो जो कंडक्टर करंट है आई जेड, देखो मैंने बताया था कि आई जेड क्या होता है आपका, आई जेड होता है आर्मेचर करंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये मैं ऑलरेडी आपको क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि आई जेड है वो आई ए डिवाइड बाई आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके कितने हैं। ठीक है, तो अगर लेफ्ट वाइंडिंग होगी तो ए की वैल्यू पी के बराबर होगी, वेव वाइंडिंग होगी ए की वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो आई जेड भी बढ़ेगा आपका, आई जेड बढ़ेगा तो वोल्टेज, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, पी इक्वल टू होता है वी इंटू आई। पावर किस किस के बराबर होता है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ गई, आर्मेचर करंट बढ़ गई तो आपका कंडक्टर करंट भी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अगर ये करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो आपकी क्या हो जाएगी, ये करंट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। और अब आपको पता है कि आउटपुट पावर अगर बढ़ी है, आउटपुट पावर अगर बढ़ी है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आई जेड बढ़ रही है। देखो पावर लॉस क्या होते हैं आपके किसी भी मशीन के अंदर, पावर लॉस क्या होते हैं, पावर लॉस होता है पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर इंटू आर, यानी जो करंट उसमें से फ्लो रही है किसी रेजिस्टेंस में उसका स्क्वायर इंटू वो रेजिस्टेंस जिसमें से करंट आपकी आई फ्लो रही है। तो आई की वैल्यू बढ़ी तो पावर लॉस बढ़ेगा, और पावर लॉस बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अभी मैंने बात की है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो उसको अगर प्रॉपर अगर कूलिंग देनी है आपको,
अगर प्रॉपर कूलिंग देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंडक्टर हैं उनके अंदर स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो कि टेम्परेचर आपका ज़्यादा है और टेम्परेचर अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर करना है तो जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में आपको एकदम पास पास उनको नहीं रख सकते आप, उनको थोड़ा दूर दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कूलिंग ईजिली पॉसिबल है। अगर आपने कंडक्टर्स को अगर स्पेस अगर ज़्यादा दे दिया है तो इंसुलेशन के लिए आपके लेस स्पेस हो गया, क्योंकि साइज़ तो आपकी फिक्स है। किसी मशीन की साइज़ को आप, कोई भी मैन्युफैक्चरर वो आपको बताएगा कि मेरे को इस साइज़ की मशीन चाहिए, तो उसमें आपको दोनों चीज़ों को अकोमोडेट करना है, एक तो उसके कंडक्टर को और एक उसके इंसुलेशन को, दोनों चीज़ों को अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो अगर आप कंडक्टर है उनको अगर स्पेस ज़्यादा दे दोगे तो इंसुलेशन है उसको स्पेस आपको कम देना पड़ेगा, और अगर आप इंसुलेशन को स्पेस ज़्यादा देते हो तो कंडक्टर को आपको कम देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये है कि अगर आपने कंडक्टर्स को स्पेस ज़्यादा दे दिया तो इंसुलेशन है उसको आपको स्पेस कम देना पड़ेगा, और अगर कंडक्टर्स को स्पेस अगर ज़्यादा दे दिया तो जो मशीन का जो डायमीटर है, ओवरऑल डायमीटर है, वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। और डायमीटर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसकी जो ओवरऑल साइज है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और साइज अगर इंक्रीज हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो आपका आर्मेचर एमएमएफ है वो भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो वहाँ पे अपने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ाई थी तो आपकी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी थी, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एमएमएफ बढ़ा था, कौन सा, मैग्नेटिक एमएमएफ बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो जो एमएमएफ है, आर्मेचर एमएमएफ है, वो बढ़ जाएगा। और आर्मेचर अगर एमएमएफ बढ़ता है तो आर्मेचर की जो रिएक्शन है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर्मेचर रिएक्शन इस साल आपने पढ़ी है E 3064 में, 306 के अंदर, कि जिसमें जब आप सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हो या सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ो तो उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि बेसिकली आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसका जो मेन फ्लक्स है, एन या एस पोल जो आपका स्टेटर है, स्टेटर से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है और आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसका मेन फ्लक्स पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब वो मेन फ्लक्स को कम करता है या बढ़ाता है या उसको मतलब उसको रिड्यूस करता है, क्या करता है। तो जो भी फिनोमिना है आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फ्लक्स पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन लास्ट ईयर भी अपने पढ़ी है कि आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो समराइज करने का यही है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को बढ़ाया है तो आउटपुट पावर है वो आपकी इंक्रीज होगी, आउटपुट पावर इंक्रीज होने से आपका जो कंडक्टर का जो करंट है वो इंक्रीज होगी, वोल्टेज आपकी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से अगर उसको प्रॉपर कूलिंग अगर आपको देनी है मशीन को तो उसके जो कंडक्टर्स हैं वो स्पेस को ज़्यादा लेंगे, इंसुलेशन है वो स्पेस को कम लेगा, और अगर कंडक्टर्स स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं तो जो ओवरऑल डायमीटर है मशीन का वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ओवरऑल डायमीटर इंक्रीज हो तो मशीन की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और फाइनली उसकी कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक इफेक्ट हो रहा है कि उसका जो आर्मेचर का एमएमएफ है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, और लास्ट में उसकी आर्मेचर रिएक्शन भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे भी रिलेटेड वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है उसको अगर आप कम या ज़्यादा करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा। मैंने स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ा के, मैंने इंक्रीज करके ये सारे कंपोनेंट बताए कि भाई आउटपुट पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंडक्टर करंट पे क्या पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को कम करना है तो इसके जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, मतलब आपकी कंडक्टर करंट है वो भी कम हो जाएगी, वोल्टेज भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और कंडक्टर्स को स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी तो जो डायमीटर है वो भी कम हो जाएगा, उसकी साइज़ भी कम हो जाएगी, और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर्मेचर एमएमएफ है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और फाइनली आर्मेचर रिएक्शन है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के जो अपना जो लेक्चर था उसके अंदर अपने इन कंपोनेंट्स को अपन ने कवर किया है। तो जिसके अंदर क्या क्या बताया मैंने, एक तो आपकी चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल, चॉइस ऑफ साइज ऑफ मशीन, एंड लास्ट चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या तो वो इंडिविजुअली इनको पूछ सकता है या कंबाइंड तरीके से भी उनको पूछ सकता है। तो अगर अब आपको कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो।